हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है केमो हब यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 4। तो हमने अभी लेक्चर 3 तक देखा कि कैसे पीरियोडिक टेबल इनिशिएट हुआ, उसके में क्या क्या सेल्डिंग इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मतलब आप लोग लेक्चर आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर 4 है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई से लेके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ये ABC है, मतलब केमिस्ट्री का ABC है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्या देखने वाले ये देखते हैं। टुडेज लेक्चर में देखते हैं कि फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हम लोग बाद में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके कुछ टाइप्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एटॉमिक रेडियाई एंड टाइप्स। ये एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ पे। एटॉमिक रेडियाई और उसके टाइप्स, वंडरवॉल्स, मेटालिक, ये सब क्या है, उसका कौन सा ऑर्डर कैसा होगा, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ये सब हम लोग आगे के मतलब इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस एंड जनरल ट्रेंड। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जो एटॉमिक रेडियस को मतलब अफेक्ट करता है कि हाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या क्या वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद है एक्सेप्शन टू जनरल ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ग्रुप 13 में हो गया है, ये सब तो ये सब मैं हम लोग आगे इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी मतलब मिस मत करिएगा इसका, ठीक है, कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है। इंटर मॉलिक्यूलर जैसे आप लोग बोलते हो इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल बोलते हैं मतलब एक देश और दूसरा देश उसके बीच में इंटरनेशनल बोलते हैं। वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो भी लगे उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसके कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। देखो दो टाइप्स हम लोग लेंगे यहाँ पे, एक H2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक HF मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। H2 में क्या है, ये होमो एटॉम, मतलब ये है कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का सेम है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसीडर कोवैलेंट मॉलिक्यूल H2 एंड HF। H2 में जब हम लोग लेंगे तो दोनों का H का दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगा। और कोवैलेंट मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर होता है ना कोवैलेंट में, इलेक्ट्रॉन H वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, H वाला दूसरा वाला H अपना इलेक्ट्रॉन देगा और शेयर करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे, आप इमेज देख रहे हो, आप वहाँ पे देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ठीक है। ना उसके हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, सब बीच में है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब H2 में क्या हो रहा है, इक्वल शेयरिंग, जितना H दे रहा है उतना ये भी H दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई पोलरिटी बना, क्या कोई पॉजिटिव। अच्छा, पोलैरिटी कब बनता है, जब कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले या कोई किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तभी तो पोलैरिटी बनेगा। कि कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, तभी तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा उसको माइनस में डिनोट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसको डेल्टा प्लस से या प्लस से डिनोट करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो इक्वल शेयरिंग हो रहा है H2 में, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। सिंपल से नॉन पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर। इक्वल शेयरिंग हुआ। अब देखो हम लोग कंसिडर करते हैं एच एफ मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ, एच एफ में हम लोग शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट है भाई, शेयरिंग करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका सीधा सा आंसर है, बहुत ही अच्छे से, मतलब आप लोग जानते हुए इसके बारे में, कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब आपको ये भी बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि जो पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बात होता है तो सबसे टॉप पे अपना आता है फ्लोरीन। उसके बाद कौन सा आता है, ऑक्सीजन। उसके बाद अपना नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो आपको याद करना है ये, मतलब फ्लोरीन सबसे मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, ठीक है। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पे शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है दो, ठीक है। तो फ्लोरीन नहीं चाहेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इमेज, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होगा
कि फ्लोरीन पे क्या होगा, एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा आपको। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पोलैरिटी मिल गया, मतलब पोल मिल गया, एक डेल्टा प्लस एक डेल्टा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे पोलर पोलरिटी आ गया, मतलब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, मतलब इक्वल शेयरिंग नहीं है भाई, ये फ्लोरीन नहीं अपनी तरफ पूरा खींच के रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, ये तो हमने देखा, मोर टुवर्ड्स मोर डिस्प्लेस टुवर्ड एफ, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस्ड है, इससे क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट हुआ है, ये भी हमने देखा अभी। ठीक है, मतलब एच को इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मतलब आपको ये फंडा क्लियर हुआ क्या कि पोलर और नॉन पोलर कब होगा, सिंपल सा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों मतलब उस एटम का या उस एलिमेंट का सेम होगा तो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर क्यों होगा, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगा, कोई पोल जनरेट नहीं होगा। जैसे ही हल्का सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया वहां पे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कोई कम है, वहां पे पोलरिटी आ जाएगी, उसी को बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, सॉरी, पोलर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, पोलर, नाम से ही पता चल रहा है ना, पोल आएगा तो पोलर बोलेंगे उसको। ठीक है, चलो, अब सब हो गया कि चार्ज वा सब ये हो गया। अब एक आता है, मतलब एक टर्म आता है डाइपोल। अब आप बोलोगे डाइपोल बहुत बड़ा वर्ड है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नाम पढ़ो ना उसका, डाइपोल, ब्रेक करो वर्ड को, डाइपोल मतलब दो पोल। ठीक है, सिंपल सा है, हमने अभी देखा एच एफ मॉलिक्यूल में दो मतलब एलिमेंट थे, उस पे जब शेयरिंग हुआ तो एक पे डेल्टा प्लस एक पे डेल्टा माइनस है। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट हो गया, अगर वो चार्ज, ठीक है, अगर वो चार्ज एक डी डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसी में क्या होगा, एक उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग टर्म्स करते हैं डाइपोल से। सिंपल से हम लोग पढ़ लेते हैं, द सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच टू अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज नहीं, टू अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड, सेपरेट हैं बाई कौन से डिस्टेंस, बाई डिस्टेंस टी, नोन एज डाइपोल, उन्हीं को तो डाइपोल बनेंगे भाई, सिंपल सा चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, डिस्टेंस टी से सेपरेट है, उन्हीं को डाइपोल बोलेंगे। उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं या किसी से भी, मतलब डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज, कितना चार्ज है उसके ऊपर, और इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसका सेपरेशन है। ठीक है, यही है सिंपल सा। बहुत लोग डरते हैं डाइपोल डाइपोल, कुछ नहीं है भाई, चार्ज इंटू डिस्टेंस वही तो है। ठीक है, अब डी आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, क्यू आपका पार्शियल चार्ज हो गया, जो अपना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बना वहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या हाइट H2 में हमारा डाइपोल आएगा, सिंपल सा भाई, वहाँ पे चार्ज ही जीरो है, तो कहाँ से आएगा डाइपोल मूवमेंट, जीरो आएगा ना वहाँ पे, चार्ज इंटू डिस्टेंस वही तो डाइपोल मोमेंट होता है। अपना ये H2 में तो चार्ज है ही नहीं, तो उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर। अरे नाम पता ही बता रहा है सब कुछ, पोलर नहीं है इसलिए नॉन पोलर, पोलर है तो पोलर, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है। आप देखो, हमने डाइपोल डाइपोल देख लिया, डाइपोल क्या होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देखो हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डाइपोल हमने क्या देखा कि एक पे प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, सिंपल सा वही है ना। मतलब हमने अगर दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लग रहा है, या फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ भी बोल दो। ठीक है, अगर डाइपोल है, एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल है, डाइपोल मतलब क्या, दो पोल वाले, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज वाले हैं, डिस्टेंस डी से रखे हुए, उनको बोलेंगे डाइपोल। ऐसे एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल आप रख दो वहाँ पे साथ में। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिखा देता हूँ आपको इमेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या देखा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये प्लस है ये माइनस है, ये हमारा बन गया डाइपोल, ये भी प्लस है ये भी माइनस है, ये भी डाइपोल बन गया। देखो ना, दो पोल है कि नहीं, प्लस माइनस। अब देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, लगेगा ना भाई, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये तो सबको पता है, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, डाइपोल, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल सा है ना, नाम से ही पता चला, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, चार्ज डेवलप। ठीक है, ये सब हो गया, हाइयर द चार्ज हाइयर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये क्या बोल रहे हैं, भाई साहब मुझे ये बताओ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अगर मैं बोल +1 है, +2 है, +3 है, या -1 है, -2 -3, मतलब जितना ज़्यादा उस मतलब मॉलिक्यूल पर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सिंपल सा बात है ना, कि चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन, वही बोल रहा है, हाइयर द चार्ज हाइयर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सिंपल सा है, आपको समझा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। कुछ नहीं है भाई, दो डाइपोल के बीच में दो इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब बोलो, ये नया नया टर्म है, बहुत लोग डरते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं है,
नॉन पोलर अभी देखा, नॉन पोलर बोले क्या भाई, जिसमें पोल नहीं है, पोल नहीं है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम वाले को, हाँ ठीक है, मतलब H2 ले लो आप। मतलब ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसके बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। इसमें क्या होता है, हम लोग इंड्यूस्ड कराते हैं, ठीक है, सिंपल से हम पे देखते हैं हम लोग, एक्ट्स फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लंडन डिस्पर्सन फोर्स कहाँ पे लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई उसमें मतलब नॉन पोलर तो कोई चार्ज तो होगा नहीं, बट हम लोग कहीं से भी कोलिजन करा के कुछ भी करा के उसमें एक इंड्यूस्ड करवा देते हैं, मतलब हल्का सा उस टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब टेम्परेरी चार्ज वहां पे प्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। कोलिजन कराए तो कहीं कोलाइड हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, तो एक चार्ज टेम्परेरी इंड्यूस वहां पे हो जाता है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड होने से क्या होगा, एक अलग से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसी को बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। कहाँ पे लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए लगता है। एक एक चीज मेरा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस आर वेरी वीक, सिंपल सा पता है भाई कि ये देखो हम लोग नॉन पोलर में कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर चार्ज होता या कुछ होता तो हम लोग मान भी सकते कि हाँ अट्रैक्शन हो रहा है। अब जिसमें चार्ज ही नहीं है, जिसमें पोल ही नहीं, उसमें हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ये तो वीक होगा ना, क्योंकि हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, कैसे मेहनत वहनत करके उसको इंड्यूस करा के चार्ज वाला ला रहे हैं उस पर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, दिस आर वेरी वीक एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भाई डाइपोल डाइपोल में तो कम से कम अपोजिट चार्जेस तो थे, यहाँ पर चार्जेस ही नहीं, यहाँ तो कुछ टाइम के लिए बन रहे हैं चार्जेस, ठीक है, वही बोल रहा है। दिस आर वेरी वीक एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एज चार्ज हियर इज टेम्परली इंड्यूस्ड एज कम्पेयर टू द प्री एग्जिस्टिंग चार्ज इन DDA। सिंपल आपको समझा, वेरी वीक फोर्स होता है ये, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, आयन डाइपोल फोर्सेस। सिंपल सा, कोई सा भी आप कैटायन ले लो या एनायन ले लो, ठीक है, और उसके बाजू में आप डाइपोल ले लो। डाइपोल मतलब सिंपल सा दो पोल वाला यार, सिंपल सा है, प्लस माइनस इस पे हो, ठीक है। तो आयन ले लो और डाइपोल ले लो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन्हीं को बोलेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। कितना सिंपल है, सब वर्ड आप ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज आप क्यू है, चार्ज क्यू है अपना, स्प्रेड हो रहा है एक सरफेस एरिया ए पे, ठीक है। मतलब ये क्या बताना चाहता है, हमारे एक सरफेस एरिया मतलब इस कुछ है यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्यू हमारा जो स्प्रेड हुआ है, ठीक है, डेल्टा प्लस 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 ऐसे ही स्प्रेड हुआ है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, अगर हम लोग क्यू हमारा चार्ज स्प्रेड हो रहा है सरफेस एरिया पे, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज ये अपना चार्ज है और ये एरिया है उसका, ये देखो इसका एरिया कितना है ये दिखाता है, ठीक है। तो चार्ज डिवाइड बाई एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब ये बताओ, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा तो जो सॉल्वेंट या डाइपोल होगा या पोलर कुछ भी होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ज़्यादा अट्रैक्शन से ये जो मॉलिक्यूल होगा ये अनस्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो मतलब अनस्टेबल होगा ना, वही बोल रहा है। मोर इज द चार्ज डेंसिटी, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, मोर अट्रैक्शन फॉर अपोजिट चार्ज। सिंपल सा बात है भाई, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो था ये स्टेबल नहीं होगा ना, इससे क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी, उसका जो स्टेबिलिटी आर्डर है वो लेस हो जाएगा, ठीक है, समझा आपको। अगर ये हमारा चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होता, समझ रहे हो बात को, बहुत बड़ा होता, मतलब सपोज मैं यहाँ पे छोटा सा बनाया, ये बहुत बड़ा होता, ठीक है, तो क्या उतना ये अट्रैक्शन होता फोर्स, नहीं ना, सिंपल सा बात है, ये छोटा चार्ज है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है, अपोजिट चार्ज ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाएंगे, इससे लेस स्टेबिलिटी होगा। नाउ चार्ज डेंसिटी आपको पता चला, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये बताओ, कैन बी डिक्रीज्ड भाई, मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या, चार्ज डेंसिटी कब इंक्रीज होगा भाई, कब डिक्रीज होगा, यहाँ पे बोला डिक्रीज का, कुछ भी नहीं है। जब मेरा चार्ज कम हो जाए, एरिया ज्यादा हो जाए, एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज कम होगा मतलब सिंपल सा ना। चार्ज डेंसिटी रेसिप्रोकल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज का ना। जितना ज्यादा चार्ज उतना चार्ज डेंसिटी, अगर हमें कम करना है तो इसको कम कर दो, अगर इसको हमें चार्ज डेंसिटी और मतलब कम करना है तो एरिया कम कर दो, सिंपल सा है ना। मतलब चार्ज अगर हमें डिक्रीज करना है चार्ज डेंसिटी को, तो हम क्यू को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और एरिया को हम लोग बढ़ा देंगे, सिंपल सा एंटी रिलेशन है चार्ज डेंसिटी का। वही बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज डिक्रीज्ड और सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझा, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है। वाटर में देखो एक पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यहाँ पे देखो क्यों डेल्टा माइनस, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखोगे ना, तो ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस, और इसके हाइड्रोजन के ऊपर भी डेल्टा प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखो एक डेल्टा प्लस अपोजिट चार्ज दिख रहा है, एक डेल्टा माइनस, और सेपरेशन है इसका डी कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाइपोल दिख रहे हैं आपको, आई थिंक आपको दिख गया होगा, मतलब दो अपोजिट चार्ज जहाँ पे देखो डिस्टेंट डी से सेपरेट, उन्हीं को बोलते हैं डाइपोल, दो पोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ जनरल रिप्रेजेंटेशन डाइपोल का ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ अगर
केटायन को, मतलब एक वाटर का, मतलब हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, कहाँ पे गया यार, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, ये देखना, ये वाटर है, ठीक है, पूरा। और मैं पता है वाटर में क्या डाइपोल है, ओ पे और माइनस डेल्टा माइनस है, एच पे डेल्टा प्लस है। अगर हमने कोई केटायन रख दिया यहाँ पे, ठीक है, केटायन हमने डाल दिया, सोडियम प्लस Na प्लस कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये प्लस वाला और यहाँ का इसका जो माइनस है, माइनस कहाँ पे, ओ माइनस, क्या इसको मतलब ऐसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ओ माइनस वाला ये अट्रैक्शन, फिर ओ माइनस जितने भी वाटर के हैं सब इसके साथ अट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये प्लस है ये माइनस है, और वाटर में भी तो डाइपोल है ना, डेल्टा माइनस और ये प्लस है, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है ये प्लस है, मतलब वही बोल रहा है कि इफ केटायन इज डिजॉल्व इन वाटर इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वाटर डाइपोल्स, सिंपल सा भाई, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्लस है और हमारा डाइपोल जो वाटर का देखो माइनस वाला सब अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, हेंस यहाँ पे लिखा है हेंस सम ऑफ द चार्जेस इज नलिफाइड दैट इज चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर लार्ज सरफेस एरिया, हमारा जो होगा चार्ज उस मतलब सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, देखना। अब जो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब जो पहले था हमारा आर था, इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब देखो ओरिजिनल कितना आ गया जब हमारा ये सब हो गया, डाइपोल जब इंटरेक्शन हो गया, ये कैपिटल आर आ गया, देखो साइज हमारा इंक्रीज हो गया कि नहीं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलर कैपिटल आर, ठीक है। नाउ एज वी नो हाइयर द चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज सरफेस एरिया कम, चार्ज ज़्यादा, ठीक है, वही समझो। छोटा चार्ज डेंसिटी मतलब ये समझ लो आप कि छोटा सा एक मॉलिक्यूल है अपना, उससे चार्ज बहुत सारा है, ठीक है, इसका चार्ज बहुत सारे हैं और एरिया इसका बहुत छोटा है, तो इसका चार्ज डेंसिटी हाइयर होगा, वही बोल रहा है, हाइयर द चार्ज डेंसिटी लेसर इज द स्टेबिलिटी, सिंपल सा भाई साहब, अगर ये चार्ज इसका हाई है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको छेक के रख लेंगे, खत्म कर मतलब इसके इर्द गिर्द घूम मतलब रहेंगे सब कुछ, ठीक है। लेसर इज द स्टेबिलिटी एंड हेंस आयंस अट्रैक्ट मोर डाइपोल, सिंपल सा बात है भाई, इसको चार्ज से ज़्यादा है तो मोर डाइपोल वहाँ पे होगा, मोर डाइपोल टू स्प्रेड आउट द चार्ज टू अटेन स्टेबिलिटी, इसलिए उसको ज़्यादा डाइपोल, जैसे वाटर का हमने देखा, वाटर वाले बहुत सारे छेक के इसको रखेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा उसको स्टेबिलिटी करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी गेन करेंगे उसके लिए, ठीक है, वाटर आके उसको स्प्रेड करेंगे, उससे तरह ओ माइनस उससे अट्रैक्ट करेगा, इससे क्या उसको जो मॉलिक्यूल है अपना जो आयंस है उसको ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, यही मतलब है। देयरफॉर इन पोलर सॉल्वेंट मतलब अपना जो वाटर है, आप चेक कर लेना पोलर है कि नॉन पोलर, भाई साहब उसमें प्लस माइनस दोनों फॉर्म हो रहा है तो पोलर ही होगा ना, देयरफॉर इन पोलर सॉल्वेंट आयंस विथ मोर चार्ज डेंसिटी हैज मोर साइज, अब देखो जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही तो हमारे आयंस मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके यहाँ पे घेरा बना के रखेंगे, अब देखो इसका साइज कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा तो हो गया, यही तो बोल रहा है, देयरफॉर इन पोलर सॉल्वेंट आयन विथ मोर चार्ज डेंसिटी हैज मोर साइज, ठीक है। इफ चार्ज इज ऑलरेडी स्प्रेड आउट, यहाँ पे एक मिनट ये इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इफ चार्ज इज ऑलरेडी स्प्रेड आउट एंड आयन इज स्टेबल एंड अट्रैक्शन फॉर डाइपोल इज लेस, ठीक है, अगर पहले से हमारा चार्ज बहुत फैला हुआ है तो भाई साहब उस पर डाइपोल उतना नहीं आएगा ना, तो उतना ये नहीं होगा, आयन आयन हमारा भी स्टेबल होगा, अगर हमारा साइज बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, साइज हमारा बहुत हो जाए, चार्ज देखो इतना सारा है, तो अब इस पर क्या डाइपोल आएगा, मतलब क्या अट्रैक्शन होगा, इसलिए बोलते हैं ये आयन आयन स्टेबल है और अट्रैक्शन फॉर डाइपोल इज लेस, और हमारा जो डाइपोल का अट्रैक्शन होगा वो लेस होगा, ठीक है। The process of attraction of dipole by solvent dipole by ion is called solvation। अगर जो हमारा आयन है प्लस वाला, अगर उस पर वाटर मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन, अगर कोई और सॉल्वेंट आता है, पोलर सॉल्वेंट कुछ भी आए, ठीक है, डाइपोल वाला टाइप, अगर मेरा सॉल्वेंट जो है डाइपोल रखता है, ठीक है, अगर उसके इर्द गिर्द आए तो उसको क्या बोलेंगे सॉल्वेशन, हमारा जो सॉल्वेंट है अगर वो डाइपोल रखता है तो आयंस के बीच में तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डाइपोल बाई सॉल्वेंट डाइपोल बाई आयन इज नोन एज सॉल्वेशन, आयन और सॉल्वेंट डाइपोल का अट्रैक्शन को ही सॉल्वेशन बोलते हैं, अगर सॉल्वेंट की जगह हमारा वाटर है तो हम क्या बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। मोर सॉल्वेशन हमने देखा लार्जर रेडियस होगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, जैसे छोटा साइज था अभी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो उसका साइज देखो बढ़ गया ना, तो ये बोल रहा है मोर सॉल्वेशन लार्जर रेडियस, बिकॉज स्मॉलर द आयन हायर इज द चार्ज डेंसिटी एंड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मोर डाइपोल टू अटेन स्टेबिलिटी बाई स्प्रेडिंग आउट चार्ज, हमने देख लिया इसको पढ़ लिया अभी, छोटा सा आयन होगा तो हायर चार्ज डेंसिटी होगा उसका, हायर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा मतलब डाइपोल अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा डाइपोल अट्रैक्ट करने से उसका जो मतलब साइज होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा वो अपना आयंस, ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। नाउ हमने पढ़ लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उसके टाइप्स को पढ़ लिया, ठीक है, बाकी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको। नाउ
एटॉमिक रेडियाई एंड टाइप्स। एटॉमिक रेडिया बहुत लोग को कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम होता है कि कोवेलेंट क्या होता है, मेटालिक रेडियस क्या होता है, वन डे वॉल रेडियस क्या होता है, तो आज उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। एटॉमिक रेडियस सिंपल सा देखो, एटॉमिक रेडियस कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेडियस देखो, यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, अभी ये है सेल हमारा। ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, वहां से न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे और न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस आता है, ये इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये समझा आपको। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किससे कहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नाउ अब देखो क्या होता है, एटम्स, एक एटम का अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है, अब मैं बोलूंगा सोडियम एटम है, उसका आप बताओ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप एक एटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी तक हम लोग उसका स्ट्रक्चर ये सब बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका शेप फाइंड आउट करना कहाँ पे कैसा है। तो वही बोल रहा है कि द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट फिजिबल। क्यों भाई, क्योंकि डिफिकल्टी होता है कि एक एटम को आइसोलेट करना, एक एटम को, बहुत सारे मतलब एटम है, उसमें से एक एटम को निकाल के उनका चेक करना क्या है, मतलब ये एक फिजिबल नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमने देख लिया एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वही हमारा एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, बट एक एटम को निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, कुछ नहीं, इसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। कुछ नहीं समझा, आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग वी कैन डिफाइन। यहाँ पे देखो, इट इज डिफाइंड एज हाफ मतलब 1/2। ठीक है, ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। भाई साहब दो एटम है ना, दो एटम है, ठीक है, आप कोवेलेंट करोगे तो ऐसे लाओगे, अगर मेटालिक करोगे तो आप ऐसे लाओगे। ठीक है, वही बोल रहे हैं। अब दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस का होता है, दो न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उनका बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर उस डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हाफ से, मतलब डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, वही जो हमारा डिस्टेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस इन द फॉर्म। ठीक है, अब देखो इस टाइप का, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग वी कैन डिफाइन कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वन डे वॉल्स रेडियस। थ्री टाइप्स के रेडियस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉमिक बॉन्डिंग्स के बेसिस पे। अब देखो क्या होता है, कैसे ये वैसे हम लोग ये रेडियस फाइंड आउट करते हैं भाई, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक से। ठीक है, ये तो आपको डिटेल में समझाएंगे जब आप इंस्ट्रूमेंटल मतलब पढ़ोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री टाइप का कुछ होता है, वहाँ पे आप जब पढ़ोगे मैं आपको डिटेल वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक से ये समझ पढ़ते हैं हम लोग। नाउ फर्स्ट, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, कुछ नहीं करना है। कोवेलेंट रेडियस में मैं आपको सबसे पहले समराइज कर देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में इसको आगे देखते हैं। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मतलब एक हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, देखो होमो मतलब सेम, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, हेट्रो मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। ठीक है, होमो में अब देखो कोवेलेंट आया ना, कोवेलेंट में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा तो ध्यान से समझा दूंगा। ठीक है, देखो कोवेलेंट में क्या होता है ना, ये ध्यान से देखना है। कोवेलेंट जब भी आप, तो आपको ये एटम जो शेयरिंग करना है, मतलब इस एटम को इसके अंदर ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, सिंपल सा इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना और इसको डिवाइड बाई 2 करना। मतलब अगर ये डिस्टेंस ए और बी है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कोई आता है, ये ए एटम है, ये बी एटम है। ठीक है, होमो एटॉमिक का बात कर रहा हूँ मैं, होमो एटॉमिक का बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगा डी ए बी। ठीक है, तो ये डी ए बी आया, तो हमें एटॉमिक रेडियस चाहिए, रेडियस रेडियस चाहिए, तो डी ए बी जो डिस्टेंस आया उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका एटॉमिक रेडियस। मिला कि नहीं, कोवेलेंट का सिंपल सा है। हेट्रो एटॉमिक कुछ अलग है, उसको हम लोग अभी देखते हैं आगे। ठीक है, नाउ चलो ये मिटा देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं इसको क्या है। एक मिनट। ठीक है, नाउ कोवेलेंट रेडियस सिंपल सा है, इट इज डिफाइंड एज अ हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम बाउंडेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ नहीं है, वही बोला, हाफ होता है किसका, दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम बाउंडेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने बताया वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, आर ए बी होमो एटॉमिक होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दोनों का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एटम दो एटम दोनों का सेम नेचर, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है,
तो उनका डिस्टेंस आएगा आर इक्वल टू DAB/2। अब देखो नाउ दूसरा कंडीशन है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ध्यान से लिखना, ये एग्जाम में आपको यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। नाउ हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, ए यहाँ पे एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। दोनों का अलग अलग नेचर है, दोनों का साइज अलग है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है तो साइज भी अलग इनका आएगा, ठीक है। अब देखो हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, अगर आप बोलते हो कि इनका भी डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके डिस्टेंस, हमारा सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर आप डायग्राम थोड़ा सा और ऐसे होना चाहिए था, बट ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। इन दोनों को बीच का न्यूक्लियस अगर आप लेते हो, जो डिस्टेंस आएगा डीए भी करना चाहोगे कि इनका आर ए ले लूँ और इनका ले लो प्लस कर दूँ, ये हमारा मतलब डिस्टेंस आएगा, नहीं। जैसे आप होमो एटॉमिक बॉन्ड करते थे वैसे नहीं करना है, यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर में आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपका गलत है। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का मतलब निकालने का फायदा क्या है कि आप आर ए ले लो प्लस आर बी ले लो, माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, माइनस। अब देखो 0.09 को क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्स 0.01 लिख सकते हो, मतलब 0.1 लिख सकते हो, 0 पॉइंट, अगर इसको ये करोगे मतलब 0.1 कर सकते हो ना, 0.09 को 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 0.1 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको याद करना है कि DAB = RA प्लस RB माइनस, आपको याद करो 0.09, या तो याद कर लो, आपको न्यूमेरिकल करना है तो 0.1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 0.09 इंटू ये क्या है, डेल्टा EN, मतलब इन दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है वो है डेल्टा EN। यहाँ पे EN नहीं है, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस आता है वहाँ पे करना है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, RA प्लस RB माइनस 0.01 इंटू डेल्टा EN, ठीक है। नाउ किसने फॉर्मूला दिया था, स्टीवेंसन फॉर्मूला दिया था, ठीक है। डेल्टा EN वही बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए इसको। नाउ एग्जाम्पल HCl, जैसे HCl है, हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl दिया, ये सब दिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R का Cl का क्या होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, DHCl, अभी देखा क्या होगा, R रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा EN, ठीक है। अब देखो हमें क्या किया है, DH ये भी दिया है, देखो ये दिया है ना 2.74, लिख यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, 2.74 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू RH दिया है, हाँ दिया है 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। RCl हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे RCl लिख देते हैं, माइनस 0.09 डेल्टा ई हमें दिया है, डेल्टा ई नहीं दिया तो अब निकाल लो ना, 3.0 माइनस 2.1 कर दो तो जितना भी आएगा 3.0 माइनस 2.1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे RCl का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन भी करके आपको दिया है, ठीक है, देखना यहाँ पे यही किया ना पूरा, इससे आप RCl निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल कभी भी आया, हाँ इसका निकालो तो आप पूरा ये फॉर्मूला याद करना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, RH RCl बस आपको याद करना है, माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एन, आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एन से माइनस करना है, हेट्रो एटॉमिक कोवैलेंट में बोल रहा हूँ, कोवैलेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है, याद करना। अब देखो मेटालिक रेडियस क्या होता है, सिंपल सा वही, इट इज हाफ as half of the internuclear distance between the nuclei of two adjacent atom in metallic structure। अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस आएगा कोवैलेंट और मेटालिक में, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब आप कोवैलेंट बना रहे थे, देखो एटम आपका ये ऐसे था और ये अंदर जाके शेयरिंग हो रहा था, बट ठीक है, ये आपका कोवैलेंट वाला था, ठीक है। बट जब आप मेटालिक वाला देखोगे तो मेटालिक में यहाँ पे कोई अंदर ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ रहा है, ये गलत है। आपका यहाँ पे देखो एक ऐसे एटम है और एक दूसरा एटम यहाँ पे, यही यही ध्यान रखोगे ना, फिर आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ट्रेंड वोड पूछा तो आप बता सकते हो। वही सेम है भाई, इसका न्यूक्लियस डिस्टेंस ले लो और डिस्टेंस को d/2 कर दो, आपका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, खुद भी बहुत बड़ी बात नहीं है, अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ठीक है। मेन आपको जो मैंने समझाने वाले थे वो आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ एक मिनट, तो क्या हो जाता है, ठीक है, ये देखना, डिस्टेंस वही लिया, डिस्टेंस डिवाइड/2 कर दोगे तो हमारा क्या आएगा, मेटालिक रेडियस। आपको सिंपल से याद यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो ये शेयरिंग नहीं हो रहा है, सिंपल से अलग अलग एटम उसका डिस्टेंस, ठीक है। अब ये समझ सकते हो कि जब कोवैलेंट में तब दोनों मतलब ये जा रहे थे, मतलब हमारा जो रेडियस आ रहा था ये आ रहा था, तो कोवैलेंट वाला रेडियस कम होगा और मेटालिक वाला ज़्यादा होगा, सिंपल से बात है ना। चलो ठीक है, वंडर वॉल्स रेडियस, मेटालिक हमने कोवैलेंट पढ़ लिया, कोवैलेंट पढ़ लिया, मेटालिक पढ़ लिया, लास्ट है वंडर वॉल्स रेडियस। सिंपल सा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल या दो अलग अलग
मतलब जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उन्हीं को बोलते हैं वन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, सिंपल सा है। अगर जैसे हमारा हो गया ये इनर्ट गैस या नोबल गैस वालों का, तो उसमें तो कोई मॉलिक्यूल अलग नहीं हो, तो उसमें नियॉन एटम के बारे में, मतलब अलग अलग एटम के बारे में जो अट्रैक्शन होता है वहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, सिंपल सा है। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। क्या बोला है? इट इज डिफाइंड, सिंपल सा, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसका? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड नहीं, नॉन बॉन्डेड, वन डर वाल्स हमेशा नॉन बॉन्डेड के लिए ही लगता है, नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ किसका? नेबरिंग मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक गैस, इसमें दो टाइप्स है, मोनोएटॉमिक और इसका, ठीक है। मोनोएटॉमिक जैसे नियॉन हो गया, नियॉन का एक एटम है और दूसरा एटम है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे अपना वन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, वन डर वाल्स रेडियस। ऐसे ही डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक गैसेस जैसे क्लोरीन हो गया, एक Cl2 का अलग मॉलिक्यूल, एक Cl2 का अलग है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो अब उसके बीच में जो रेडियस आएगा सिंपल सा है Da/2। सब कुछ सेम है, बस आपको वहाँ पे क्या याद करना है, कोवेलेंट रेडियस में हेट्रो वाला, हेट्रो न्यूक्लियर आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको ये देखना है कोवेलेंट में कैसा उसका स्ट्रक्चर है और अपना मेटालिक में क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो वन डर वाल्स में आपका यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है Cl2 का, एक ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो अपना मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, उस जो रेडियस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तुम्हारा वन डर वाल्स रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। अब ये आप बताओ, जैसे आपको कोई पूछा गया कि मुझे सबसे बताओ कि कोवेलेंट पढ़ा है, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा है कि मेटालिक रेडियस है, ये वन डर वाल्स, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, वन डर वाल्स तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रेडियस तो वन डर वाल्स का आएगा। उसके बाद पूछेगा फिर, उसके बाद बोलोगे मेटालिक का, क्योंकि दो उसमें शेयरिंग नहीं हो रहा, उसमें अलग अलग एटम मतलब ज्वाइन नहीं है, अंदर नहीं गया है, ठीक है, तो मेटालिक का। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा? कोवेलेंट। चलो ठीक है, ये भी हो जाता है। तो वन डर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस एंड जनरल ट्रेंड, कुछ क्या फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है हमें कि जैसे 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 हमारा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। हमने अभी देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसका डिस्टेंस को ही एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते, ठीक है। तो वही हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोग सेल को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सेल को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, तो ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फंडा है न्यूक्लियर चार्ज का। अब ये बताओ, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन ही बढ़ना, प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, जहाँ पे न्यूक्लियस और ताकतवर होगा। तो ताकतवर देखो, सेल तो सेम है, सेल तो सेम है, मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट में जा क्या करते हैं, सेल तो सेम रखते हैं, बट हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं मतलब प्रोटॉन को बढ़ाते हैं, प्रोटॉन की टेंडेंस मतलब इसका पावर बढ़ाते हैं, तो मतलब ये क्या करेगा, और खींचेगा अंदर साइड, और खींचेगा और खींचेगा, तो इसको क्या करेगा, छोटा साइज कर देगा, वही बोल रहा है। विथ एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज से क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, पता है आपको। अगर इसको पावरफुल बनाएंगे तो और तगड़ा खींचेगा, और तगड़ा खींच के अपने पास रख लेगा, तो उसका साइज होगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। थर्ड आपको बताया था सिल्डिंग इफेक्ट, ये तो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझाया था सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इससे कुछ है यहाँ पे, सिल्डिंग इफेक्ट बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाओ, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बट क्या करेंगे, इसके बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन है ये बैरियर है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, भाग यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और ये न्यूक्लियस चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, ठीक है, बट ये सब इलेक्ट्रॉन इसको भगाएंगे, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा, और इस यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं को बोलते हैं सिल्डिंग, सिल्ड करना है, इस इलेक्ट्रॉन को ये सिल्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब ये होगा, ये दूर भागेगा, ठीक है। वही बोला, जितना ज़्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा सिल्डिंग इफेक्ट मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होगा। सिल्डिंग इफेक्ट होने से क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर नहीं आ पाता, न्यूक्लियस के पास नहीं आ सकता था, इसलिए इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, आप खुद समझदार हो कि डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, आप समझना। अगर सिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा ना, ठीक है। सिंपल सा वही है, सिल्डिंग इफेक्ट क्या है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन सिल्डिंग द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, वही है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट रीच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये कुछ नहीं है, सिल्डिंग इफेक्ट को बता दिया, ठीक है। अब देखो,
एज अ रिजल्ट ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज। आप शिल्डिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको इतना रिपेल कर देंगे, इतना इसको रिपेल मतलब बाहरी वाले भगा देंगे, इसका एटॉमिक साइज ही बढ़ जाता है, ठीक है, यही होता है शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। नाउ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, आपने देखा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ज़्यादा, कौन उसका बॉन्ड ले बताओ, सिंगल बॉन्ड बड़ा है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल से आपको बताता हूँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं वैसे उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का सबसे बड़ा होता है साइज, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, यहाँ पे देखा जाए ये कार्बन और ये कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस अपना इंक्रीज होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है इन्वर्सली होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, बिटवीन द एटम्स, और एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। वही ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का सब ज़्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। नाउ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कुछ नहीं है, लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम आपको अभी ने समझा दिया मैंने। अब देखो अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ये होता है और राइट साइड ये होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो लेफ्ट से हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, उससे क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ भाई, इसका 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5, इसका 6 है, 8 है, 9 है, 10, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, हमने देखा एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब प्रोटॉन इंक्रीज। प्रोटॉन मतलब उसका जो न्यूक्लियर चार्ज मतलब कुछ नहीं, न्यूक्लियस हो रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से हमारा न्यूक्लियस पावरफुल होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है। न्यूक्लियर प्लस प्लस करता क्या है, माइनस को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, तो सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच को उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करना चाहेगा, वही बोले एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमेन सेम, मतलब जैसे हमने बोला कि इसमें क्या हो, 2 ही सेल है, समझ रहे हो, यहाँ पे देखना, जैसे ये है और ये है, ठीक है। अब आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, हमने इसी में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। जैसे आपने बोरॉन ले लिया तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कार्बन ले तो इसमें ही तो इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है, मतलब सेल को हमें नहीं बढ़ाना है। अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में हम लोग जब जाते हैं लेफ्ट साइड में तो सेल को नहीं बढ़ाते, हम उसी सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ठीक है। तो हमें सेल नहीं बढ़ाना है, ठीक है, और न्यूक्लियस हम पावरफुल बना रहे हैं, उससे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और अच्छे से खींचेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सेल, इलेक्ट्रॉन एक ही मतलब सेम सेल में ही ऐड होगा, उससे क्या होगा, हेंस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, अपना न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रख देगा अपने पास, ठीक है। अगर आप सेल बढ़ा दे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन आपने सेल बढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करते गए और एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच के इसको एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज कर देगा, ठीक है। समझा आपको कॉन्सेप्ट लेफ्ट टू राइट वाला। अब देखो टॉप टू बॉटम वाला, ठीक है, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ग्रुप, जैसे आप वन से टू जा रहे हो, टू से थ्री, थ्री से फोर, तो आपको क्या हो रहा है, हर एक सेल नया सेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। टू के एल एम एन सेल आपने पढ़ा होगा, एक नया नया सेल बनता है, उससे क्या एटॉमिक रेडियस उसका इंक्रीज होता है, कैसे, आपने एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड न्यू सेल, अभी इलेक्ट्रॉन उस सेल में नहीं हो रहे, नए एक नया ही घर बना रहे, नया ही सेल बना रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यू सेल, हेंस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, जैसे इसे मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सीजियम का सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब बहुत बड़ा इसका साइज होता है, ठीक है। आप बोलोगे सबसे नीचे तो फ्रांसियम है, लेकिन फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव कोई स्टडी होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग सीजियम को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसका रिएक्टिविटी ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, बट बहुत ही बड़ा साइज होता है, ठीक है। कैसे समझा आपको, क्यों टॉप टू बॉटम में जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से उसका एटॉमिक रेडियस मतलब इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच का डिस्टेंस होता है, अगर आप सेल ही बढ़ाए तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्कली मेटल देखा जाए तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, अब अल्कली मेटल कौन सा होता है, ये इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो अल्कली मेटल का सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। हेलोजन हेलोजन यहाँ पे सबसे लोवेस्ट होगा। आप ये मत देखना है, ये वाले सीरीज को मत देखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन को, ये नोबल गैस है, इनका अलग ही नेचर रहता है, ठीक है, तो इनका मत देखना है यहाँ पे। अब नोबल गैस का अलग से बताया, नोबल गैस लार्जेस्ट साइज होता है, आप ऐसा मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे नियॉन का भी साइज डिक्रीज होता है, नहीं, नोबल गैस का अलग ही केमिस्ट्री चलता है, नोबल गैस ना किसी से लेना ना किसी से देना, ठीक है, वो फिक्स है उनका, तो उनका लार्जेस्ट साइज होता है, ठीक है। नाउ वंडरबॉल्स रेडियस की वजह से नोबल गैस का इंक्रीज होता है साइज। नाउ फैक्ट्स में सबसे मतलब क्या क्या फैक्ट्स है हमें याद होने चाहिए। हाँ, सबसे पहले लार्जेस्ट एटम हमने देखा, सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा है, सीजियम है, फ्रांसियम नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव, ठीक है। नाउ
फ्रांसियम इफ रेडियो एक्टिव आर कंसिडर, अगर हम लोग रेडियो एक्टिव कंसिडर करें फ्रांसियम को तो हमारा लार्जेस्ट एटम सीजियम है। नाउ स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है। ग्रुप विथ लार्जेस्ट रेडियस इन पीरियड अल्कली मेटल, भाई सबसे सब सिंपल है, लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा रेडियस होगा ना, तो अल्कली मेटल सबसे लार्जेस्ट रेडियस वाला पीरियड ये। ग्रुप विथ स्मॉलेस्ट रेडियस कौन सा है, हेलोजन है, ठीक है। नियॉन ये ग्रुप ये मत रखना, नियॉन मतलब नोबल गैस वाला मत बोल देना, नियॉन द हेलोजन वाला है, ठीक है, स्मॉलेस्ट रेडियस वाला। नाउ एक्सेप्शन टू जनरल ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, क्या क्या एक्सेप्शन है अब ये देखना, यहाँ पे एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन ग्रुप 13 क्या होता है, हमने अभी देखा कि यहाँ पे देखो बोरॉन अली मतलब गए। अब आपको याद कैसे करना है कि हाँ मैं कैसे लिख दिया ये सब, आपको ये तरीका है, मतलब बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, ठीक है। इसका पीरियोडिक टेबल आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लेना, नहीं आपको मिल रहा है तो मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे टॉप टू बॉटम हमने क्या बोला था कि नए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते तो इसका साइज क्या होना चाहिए था, सबसे छोटा साइज, मतलब जैसे जैसे हम लोग टॉप नीचे जाएंगे वैसे उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए था। तो हमारा जनरल मतलब जो एक्सपेक्ट हम लोग करते थे कि हमारा जो एटॉमिक साइज ये होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं। अगर हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि मतलब टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं, मतलब ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो आप अगर बोलोगे इतने कॉन्सेप्ट सीखे होगे तो आप बोलोगे सर ये इसका आंसर ये है, बट नहीं, एक्सपेक्ट तो हमारा ये है, बट ऑब्जर्व जो होता है तो हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का जो हमारा एटॉमिक साइज होता है लगभग सेम होता है, क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। वी एक्सपेक्ट गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ, हमें एक्सपेक्ट ऐसा होता है, मतलब एक्सपेक्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर मतलब ज़्यादा है, ठीक है। बट एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है ड्यू टू गैलियम, ड्यू टू यहाँ पे देखो दो इफेक्ट लग रहे हैं। एल्यूमिनियम का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि ये देखा होगा ना शिल्डिंग इफेक्ट, आपको लेक्चर में बताया था SPDF वाला, कि जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है जो S वाला होता है, S देखो स्फेरिकल होता है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं तो इसका रिपल्सन बाहरी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा होता है, पी का थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, प्लस माइनस, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका थोड़ा कम होता है। डी ऐसा होता है, डिफ्यूज वाला होता है, ठीक है। तो एक मिनट, डी वाला ऐसा होता है कुछ कुछ ऐसा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कैसे, मतलब इसका जो दो मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में मतलब डिस्टेंस कम है, इससे क्या होगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अच्छा रिपेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम लोग गैलियम पे आते हैं, गैलियम पे आते हैं तो हमारा क्या होता है, 3D मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा, 3D में अगर इलेक्ट्रॉन फील होते हैं तो वो क्या करेंगे, उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को से मतलब ये नहीं रिपेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है 3D का कम है। समझ रहे हो मेरी बात को, गैलियम का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो कम है 3D क्योंकि ये क्यों जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो शिल्डिंग कम है तो हमारा जो न्यूक्लियस वो ज़्यादा उसके पास मौका मिल जाएगा, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, उससे क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। आपने समझा गैलियम का क्यों साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट 3D का कम है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गैलियम का लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमने रीजन देखा कि गैलियम में शिल्डिंग इफेक्टिव वैसे उसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा SP होता मतलब ज़्यादा होते हैं आउटर मोस्ट में तो फेंक देता बाहर, ठीक है। नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेज हेंस साइज डिक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होने से साइज हमारा डिक्रीज होता है, ये हो गया। बोथ दिस फैक्टर्स काउंटर बैलेंस ईच अदर इफेक्ट, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखा है तो उनका साइज डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमने 3D ये शिल्डिंग इफेक्ट देखा तो गैलियम का जो होता है जो शिल्डिंग इफेक्ट 3D की वजह से कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसीलिए हमारा जो होता है बोरान एल्यूमिनियम और गैलियम का तो ज़्यादा होना चाहिए था बट शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे इसका साइज कम होता है और कंपेरेबल हो जाता है एल्यूमिनियम के बराबर, ठीक है। चलो हैज एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू गैलियम एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे। लैंथेनाइड्स, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रुप 3 में देखोगे ये स्कैंडियम नाइट्रियम ये सब, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड हमारा क्या है कि ये इसके बाद अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये सबसे छोटा इससे बड़ा ये फिर इससे बड़ा, चलो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड भी है और ये ऑब्जर्व मिलता है। बट जब ग्रुप 4 में जाते हो टाइटेनियम जिरकोनियम हॉफ्नियम में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो हमारी ये बट नहीं, जो ऑब्जर्व होता है हमारा क्या होता है, जिरकोनियम और हॉफ्नियम का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, एटॉमिक रेडियस उनका लगभग सिमिलर होता है। आपको ये भी पढ़ा होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा वही है जो हमारा शिल्डिंग इफेक्ट है, हमने बता दिया कि अगर हमारा शिल्डिंग इफेक्ट डी है या एफ है तो उसका जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट से हमारा न्यूक्लियस मतलब और अच्छे तरह से बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, सिंपल सा है।
शील्डिंग इफेक्ट आपको मैंने समझाया कॉन्सेप्ट को, अगर उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि 4f इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होना चाहिए, मतलब इसके पहले 4f इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ना लैंथेनाइड एक्टिनाइड, तो वहाँ पे हो जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, तो भाई साहब अपना जो न्यूक्लियस हो खींच लेगा पूरे इलेक्ट्रॉन को, उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द लैंथेनॉइड एज इलेक्ट्रॉन इन एफ सेल, ठीक है। एफ सेल में हम देखते हैं कि जैसे हम लोग मतलब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं उसका जो साइज डिक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग है वो कमजोर होता है, वो शील्ड नहीं कर पाता ना अच्छे से। भाई साहब शील्ड करेगा तभी तो न्यूक्लियस और उसके बीच में रोकेगा, वो तो रोक ही नहीं पा रहा है, तो सब इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले न्यूक्लियस खींच के अपने पास रख लेता है, जिससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट का अलग ही इसका कहानी चल रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ नहीं, आपको याद करना है 5:2, 5:3:2, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखना है, मैंने ऐसे याद किया, सक्टी व क्रुजमन फे कोनी कुंजन, ठीक है। आपको क्या करना है, 5:3:2, मतलब 5 में क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा, सिंपल से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये शुरू से लेकर 5 जो एलिमेंट होंगे या जो एटम होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज कंटिन्यूस डिक्रीज होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस डिक्रीज होगा। अब वही है इसका जैसे सेल्डिंग वाला है कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा मतलब वो डोमिनेट कर जाता है सेल्डिंग से, इसलिए इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल 5:3, 5:3, 3 वाले जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है, ठीक है। थियरी पार्ट है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। लगभग सेम होता है, उसके बाद कॉपर जिंक का इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, वाटर आयन, सिंपल सा है, कोई एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, अगर या तो कोई इलेक्ट्रॉन उसने मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा ना, तो वही बोल रहे हैं, आयंस आर फॉर्म बाय आइदर गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, या तो गेन कर दे या तो लॉस कर दे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आयंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायंस को बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव मतलब क्या, सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, सिंपल है। और निगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम का लिखा है 1:2:2p6 3s1, और यहाँ पे लिखा है 1:2:2p5। अब ये बोलो, यहाँ पे ये भी फील है, ये भी फील है, ये भी फील है, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा ये 3s1 है, अगर इसको अपना ऑक्टेट सब कंप्लीट करना है तो ये चाहेगा, मतलब नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अटेंड करना है, तो ये चाहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कोई हटा दे इसको, ये हटाना चाहता है इसको कि भाई हटा लो तो मेरा पूरा घर फिल हो जाएगा, ठीक है। नोबल गैस का कन्फ्यूजन मेरा सेम आ जाएगा, जैसे नोबल गैस का पूरे मतलब ऑर्बिटल 1:2:2 उनका फिल रहता है, फुल रहता है, मतलब कंप्लीट रहता है, वैसे इसका भी फुल हो जाएगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब क्या करें, यहाँ पे देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन देखो 1:2:2p5, अगर पी में क्या होता है मतलब मैक्सिमम 6 होते हैं, अगर इसको 6 हो जाता तो इसका भी ऑक्टेट मतलब पी वाले का फुल फिल हो जाता, बट इसको चाहिए कि आप 5 है, अभी क्या चाहेगा, मैं 5 डिनोट करके ये 2 बना दूं, नहीं, इसको तो एक ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। और जो लॉस करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और जो लॉस करेगा उसको क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है ना। ये हो गया, देखो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1:2:2p6 बना, इन्होंने गेन किया तो 1:2:2p6 बना, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल सा है भाई, एटम पैर अपना न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया और हमारा क्या हुआ, केटायन। अब केटायन में गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, मतलब उसका जो साइज था, केटायन का हमेशा साइज छोटा होता है, केटायन का हमेशा साइज छोटा होता है, केटायन स्मॉलर इन साइज, ठीक है। नाउ गेन करने से क्या होगा, गेन करने से देखो यहाँ पे, ये देखो गेन करने से हमेशा एनायन फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, गेन करने से इसका जो साइज था वो बिग हो और बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग केटायंस एंड एनायन, सिंपल सा, केटायन का हमने देखा और एनायन का देखा। इलेक्ट्रॉनिक हमसे देखा 1:2:2p6 और F माइनस का देखा 1:2:2p6। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज इंक्रीज्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। सिंपल सा, ये प्लस है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग केटायंस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसका जो सेल होगा वो डिक्रीज होगा, और हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये होगा एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है।
आयनिक रेडियस में क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम, ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट एनायन में होगा कि एनायन का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एटम। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा था, ऑर्डर ऑफ रेडियस बताओ। तो सबसे बड़ा एनायन का होता है, फिर एटम का होता है, न्यूट्रल एटम का, फिर कैटायन का होता है। मतलब सबसे बड़ा एनायंस का होगा, आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिससे हमारा साइज जो बढ़ जाता है, ठीक है। कैटायन में क्या होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका सेल डिक्रीज हो जाता है, इसके लिए उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, समझा आपको। नाउ आयनिक रेडियस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 7 थे इसके पास, ठीक है, 7 इसका एटॉमिक नंबर था। हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया और गेन कर लिया, तो यहाँ पे -3 होगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। मतलब 7 था और 3 इसने ले लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के जो 10 हो गया। यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर 8 था, इसने 2 और ले लिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। माइनस मतलब गेन किया, माइनस मतलब गेन किया, ठीक है। 9 + 1 10 हो गया। ऐसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है, बट इसने जब एक लूज कर दिया, इसके इसके पास कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम का ऐसे 12 है, इसने लूज कर दिया तो इसके पास कितना हो गया, 10 हो गया। एल्यूमिनियम का ऐसे 13 है, इसने लूज कर दिया तो ये 10 हो गया, ठीक है। नाउ E/P रेशियो आपको निकालना है, यहाँ पे आप देखोगे E/P रेशियो, तो n-3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद O2 माइनस का, ऐसे ऐसे आपको देखना है, ठीक है। नाउ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, सिंपल सा भाई साहब, जैसे जैसे हमने एटॉमिक रेडियस का देखा था, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक रेडियस भी मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता था, वैसे ही आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। और एलॉन्ग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता था, वैसे हमारा आयनिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। इन द मतलब एक लाइन में बोला जाए तो जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था वही हमारा सेम आयनिक रेडियस का ट्रेंड था। तो फ्रेंड्स, हमें मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत कुछ आज जानने को सीखा और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।